हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एरिया वेक्टर क्या होता है। साथ ही हम समझेंगे कि अलग अलग तरह की ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा कोई एक इंक्लाइन प्लेन हुआ, हमारा कोई एक हेमिस्फेयर हुआ, कोई एक डिस्क हुई, उनके लिए हमारा जो इफेक्टिव एरिया है उसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करते हैं। अभी दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमारा जो एरिया है वो तो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो आप उसे वेक्टर कैसे कह रहे हैं। तो दोस्तों इसके लिए हमने एक अलग से एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जहाँ पर हमने सीखा है कि हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका जो एरिया है वो हमारा कोई एक पॉजिटिव नंबर हो सकता है, एक नेगेटिव नंबर हो सकता है, और एरिया है वो जीरो भी आ सकता है। यानी कि किसी एक ऑब्जेक्ट के एरिया में हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एरिया अगर ऐड करें तो उसकी जो वैल्यू है वो हमारी जीरो के बराबर आ सकती है। और दोस्तों वहाँ हमने समझा कि यहाँ पर जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो कुछ और नहीं, सिर्फ हमारे जो एरिया है उसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको देख रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना। तो वहां हम इस कंक्लूजन पे निकले थे कि जिस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है, उसके बाद भी हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। उसी प्रकार से हमारा जो एरिया है उसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसके बाद भी हमारा जो एरिया है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। दोस्तों हमारी फिजिक्स के अंदर किसी भी सरफेस का जो एरिया है उसका जो एरियल वेक्टर यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको आप अपना जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला टॉपिक है उससे भी समझ सकते हो। हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, किसी क्लोज सरफेस के लिए ई वेक्टर डॉट डी ए के बराबर होता है। जहां पर हमारा डी ए क्या शो कर रहा है, डी ए हमारा शो कर रहा है उस सरफेस का सरफेस एरिया, एंड यहाँ पर जो वेक्टर है वो हमें शो कर रहा है कि हमारा जो सरफेस हमने लिया है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसकी जो सरफेस पर जो हमने एरिया माना है तो उसकी डायरेक्शन है वो हम किस तरफ लेंगे, और इसके अलावा हम समझेंगे कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का जो इफेक्टिव एरिया है वो किस तरह से फाइंड किया जाता है। दोस्तों मान लीजिए हमारे पास में कोई एक प्लेन है, उसको अगर आप 3D में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर आप इसे 2D में देखेंगे तो हमारे पास में ये एक लाइन की तरह इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, इसके ऊपर हम कोई एक अल्पांश मान लेते हैं, ये हमने कोई एक अल्पांश माना। अभी इस अल्पांश का जो एरिया है वो मान लेते हैं डी ए है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, और इस डायरेक्शन को हम दिखा देते हैं एन कैप से। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें 2D डायग्राम के अंदर तो मान लेते हैं ये हमारा जो एरिया है वो है अपना डी ए, एंड इसकी जो डायरेक्शन है वो होगी सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा एन कैप है वो होगा इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत नहीं आता। तो दोस्तों ये तो बात हुई हमारे इस एरिया एलिमेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे इस पूरे प्लेन का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, यानी कि टोटल एरिया है वो किसके बराबर होगा, एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे इस प्लेन के ऊपर छोटे छोटे एरिया एलिमेंट मान लेंगे। हम क्या करेंगे, इन एरिया एलिमेंट का सबसे पहले देखेंगे इनका मैग्नीट्यूड क्या है, और हम देखेंगे इन एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है। तो इनकी डायरेक्शन हमारी क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, है ना। इसी प्रकार से हमने एक दूसरा एरिया एलिमेंट मान लिया जिसको हमने DA2 से डिनोट कर दिया। ठीक है, इसकी भी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। इसी प्रकार से हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट मान लेंगे और उन सभी का हम क्या करेंगे, डायरेक्शन देखेंगे और मैग्नीट्यूड देखेंगे। तो इसका मान लेते हैं एरिया अपने पास में आ गया DAN हो गया, और इसकी डायरेक्शन हमारे पास में हो गई एन कैप हो गई। तो अगर हमसे कहा जाए कि इस पूरे प्लेन का जो एरिया और इसकी डायरेक्शन किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे भाई इन सबको आपस में ऐड कर दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं ऐड, इन सभी को ऐड किया इस तरह से, ये डॉट 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 चलता रहेगा और साथ में इनका क्या आएगा, इनकी डायरेक्शन यानी कि एन कैप। अब जब डायरेक्शन लगा रहे हो तो इधर वाली तरफ आएगा अपना ए वेक्टर। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समेशन ऑफ i इक्वल्स टू 1 to n, और यहाँ आ जाएगा अपना DAI। दोस्तों इसे हम कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, हमारा जो ए वेक्टर है वो बराबर आएगा ए और साथ में आएगा एन कैप। जहाँ पर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए हमें दिखा रहा है मैग्नीट्यूड को, यानी कि हमारा जो एरिया है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, और एन कैप हमें दिखा रहा है कि हमारा जो एरिया है उसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है। अब दोस्तों कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अगर यहाँ पर प्लेन की जगह हमारे पास में कोई एक क्यूब हो और आपसे पूछा जाए कि हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किसके बराबर होगा, तो दोस्तों हमने अभी स्टडी किया कि हमेशा कोई भी सरफेस है उसका जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, है ना। तो इस क्यूब की जो ऊपर वाली जो सरफेस है
तो इस सरफेस की जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और इसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है और इनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकती है। एक बार हम समझने के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन को कंसीडर करते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों इस क्यूब की जो नीचे वाली सरफेस है उसकी डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो दोस्तों इस क्यूब का जो टोटल एरिया अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि भाई इसकी जितनी साइड है उन सभी का अलग अलग एरिया अगर हम फाइंड कर लें, उनको अगर हम आपस में ऐड कर दें तो इसका जो टोटल एरिया है वो अपने पास में आ जाएगा, है ना। तो मान लीजिए इसकी एक साइड है उसकी लेंथ हमें दे रखी है ए, तो इसकी जो ऊपर वाली जो सरफेस है उसका एरिया किसके बराबर होगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर के बराबर होगा। अब बात करें डायरेक्शन की, तो मान लेते हैं ये वाली जो डायरेक्शन है वो अपनी है वाई डायरेक्शन। तो दोस्तों ऊपर वाली सरफेस का हमारा जो एरिया वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे इसकी वैल्यू आ गई dA1 वेक्टर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और साथ में अपना यूनिट वेक्टर क्या आएगा जे केप आएगा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में हमारा जो यूनिट वेक्टर होता है वो है जे केप। इसी प्रकार से हमारी जो नीचे वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर किसके बराबर आएगा, तो आप कहेंगे एरिया वेक्टर इसका बराबर आएगा इसका जो टोटल एरिया, और इसकी साइड हमें पता है ए है तो इसका एरिया किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, तो आप कहेंगे नेगेटिव वाई डायरेक्शन में है, यानी कि माइनस जे केप है। इसी प्रकार से इसकी जो बाकी साइड है उनका एरिया देखते हैं, तो ये वाली जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, अपनी एक्स डायरेक्शन है, तो इसका जो एरिया है वो किसके बराबर आएगा, आप कहेंगे इसका जो एरिया है वो अपना आ जाएगा ए स्क्वायर के बराबर, और डायरेक्शन है अपनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो यानी कि आप क्या कहेंगे आई केप के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्यूब की इस वाली साइड की बात करें तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपने पास में किसके बराबर होगा, तो इसकी वैल्यू अपने पास आ जाएगी dA4 से इसको डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी अपना ए स्क्वायर, और डायरेक्शन कौन सी होगी, अपना नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये वाली डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये वाली जो डायरेक्शन आएगी वो अपनी होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, माइनस आई कैप होता है। इसी प्रकार से इस क्यूब की बाकी की दोनों साइड के लिए देखें तो ये दोनों साइड अपनी आ रही है जेड डायरेक्शन में, तो इनका जो एरिया वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, मान लेते हैं dA5 है, जो आगे वाला ये पोर्शन है इसको हम मान लेते हैं dA5, और इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ होगी, आप कहेंगे इसकी डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू अपनी बराबर आ जाएगी ए स्क्वायर और साथ में आएगा अपना के केप, और एक इसकी जो सरफेस है वो आएगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर वाली तरफ, है ना, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कौन सी होगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होगी, तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा वो अपने पास में क्या आएगा dA6 इक्वल्स टू ए स्क्वायर और साथ में आएगा माइनस के केप। और जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर नेट वैल्यू किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर आएगी, क्यों, क्योंकि जिस तरह से अपना dA5 है वो dA6 से कैंसिल आउट हो जाएगा और अपना dA1 है वो अपना dA2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो दोस्तों, हमारे पास में कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जैसे कि कोई एक स्फीयर है या एक क्यूब है, अगर आपसे पूछा जाए कि उनका एरिया किसके बराबर होगा, तो स्फीयर का एरिया अपना बराबर होता है 4πr स्क्वायर के बराबर, जबकि क्यूब का जो एरिया है वो अपना बराबर होता है 6a स्क्वायर के बराबर, जहां a क्या है, इसकी एक साइड की जो लेंथ है ना। परंतु अगर बात करें इसका एरियल वेक्टर की, तो एरियल वेक्टर की वैल्यू यहाँ 0 होगी, क्यूब के लिए आप लोगों ने देखा इसका एरियल वेक्टर है यानी कि जो एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसी प्रकार से हमारा जो स्फीयर है उसके लिए भी एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो स्फीयर के लिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो एरिया एलिमेंट होगा उसका जो एरिया मान लेते हैं dA है, और डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं, है ना। इसी प्रकार से इस साइड पे जो एरिया एलिमेंट है यानी कि जो dA एलिमेंट इस साइड होगा उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, आप कहेंगे इस डायरेक्शन में होगी। तो ये दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट है, जिसके कारण क्या होगा, इन दोनों एरिया एलिमेंट को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट जो एरियल वेक्टर आएगा, जो एरिया वेक्टर आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 के बराबर होगी। तो दोस्तों हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट के ऊपर आए हैं कि आपके पास में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो एक सॉलिड बॉडी है, जैसे कि आपका कोई कोन है, क्यूब है, आपका कोई एक स्फेरिकल सेल है, कोई स्फीयर है या कोई सिलेंडर है ना, अगर वो क्लोज है तो उस बॉडी के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए आपका जो एरिया है वो तो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, परंतु अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, है ना। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है वो हम समझते हैं। दोस्तों आपने फ्लक्स के बारे में तो पढ़ा है, हमारा जो फ्लक्स है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारा ई वेक्टर डॉट dA के बराबर होता है ना। ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास में कोई भी क्लोज सरफेस है ना, उसके आउटसाइड अगर आपने कोई एक चार्ज रखा है तो इस चार्ज के कारण इस क्लोज सरफेस से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है वो एक क्लोज है, और जब इसके लिए आप एरियल वेक्टर की बात करेंगे, हमारा जो dA वेक्टर की बात करेंगे, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है। तो जब dA वेक्टर की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो आपका जो फाई है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 के बराबर आ जाएगी, है ना।
तो इसी कारण से जब आप गाउस लॉ पढ़ेंगे तो वहां पर हम सिर्फ कौन से चार्ज कंसीडर करते हैं, जो हमारे इस ऑब्जेक्ट के इनसाइड होंगे, यानी कि जो क्यू इनसाइड होंगे उसी के बराबर हमारा फाई आएगा। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में हम स्टडी करेंगे हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो क्या होता है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास में कोई एक पाइप है, इस पाइप में से कोई एक लिक्विड है वो फ्लो हो रहा है। हमारे इस पाइप का जो लेफ्ट साइड में जो हिस्सा है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यानी कि जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो मान लेते हैं अपना ए है। ठीक है, और जो राइट साइड में जो पाइप का हिस्सा है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मान लेते हैं A1 है। तो दोस्तों अब जरा मुझे बताइए कि हमारा जो पाइप है उसके इस पॉइंट के ऊपर अगर हमारी इस लिक्विड की वेलोसिटी v1 है ना, तो हमारा जो पाइप है उसके इधर वाले हिस्से पर हमारा जो लिक्विड है उसकी वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगी। तो दोस्तों फ्लूइड मैकेनिक्स में हमने स्टडी किया है कि अगर हमारा जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है, यानी कि असंपीड्य है, तो उस कंडीशन के अंदर पर यूनिट टाइम के अंदर जितना लिक्विड यहाँ से इंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से एग्जिट करेगा, है ना। यानी कि A1 V1 इक्वल टू बराबर होता है हमारा A2 V2। आपको दोस्तों थोड़ा देखने में अच्छा लगे इसलिए इसको हम मान लेते हैं A1 और इसको मान लेते हैं A2। अब जरा मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि इस पाइप का जो एक हिस्सा यहाँ से तिरछा कटा हुआ है उसका क्या कोई इफेक्ट पड़ रहा है। तो आप कहेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यहाँ पर जो फ्लो होने वाला लिक्विड है वो इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना। आगे से अगर तिरछा कटा है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं है, पीछे से कितना लिक्विड आ रहा है और पीछे से उसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है उसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे दोस्तों कि हमारे इस क्रॉस सेक्शन है उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, हमारी A1 के बराबर होगी। यानी कि जो A2 है उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो किसके बराबर होगा, A1 के बराबर होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारे पास में कोई एक इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन का जो ये वाला हिस्सा है उसका एरिया हमें दे दिया गया है A। ठीक है, और यहाँ जो बनने वाला एंगल है वो हमें दिया गया है थीटा। और आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे इस इंक्लाइन प्लेन का जो इफेक्टिव एरिया है वो क्या है। तो इसको आप कुछ इस तरह से समझिए कि यहाँ पर अगर कोई एक चार्ज रखा है +Q और आपसे पूछ लिया जाए कि इस वाले हिस्से से ये वाला जो हिस्सा है उससे पास होने वाला जो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे कि इस हिस्से में से वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा जो इस इंक्लाइन प्लेन के इधर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है उसमें से अंदर इंटर करेगा। इसको दोस्तों हम 2 डायमेंशनल के अंदर देखकर इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हमारा क्यू चार्ज है वो यहाँ रखा है और आपसे पूछ लिया जाए कि ये वाला जो हिस्सा है उससे पास होने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि भाई इस हिस्से से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इंटर करेगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाले हिस्से से यहाँ से एग्जिट करेगा, है ना। तो हमारे इस इंक्लाइन प्लेन के लिए जो इफेक्टिव एरिया है वो कौन सा होगा, आप कहेंगे इफेक्टिव एरिया है वो अपना ये वाला होगा ना। इसी प्रकार से अगर हमारा जो चार्ज है वो इस दर वाली तरफ रखा हो और आपसे पूछ लिया जाए कि इस इंक्लाइन प्लेन से पास होने वाला फ्लक्स है वो किसके बराबर होगा, तो आप क्या कहेंगे कि इस +Q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से इंटर करेगा वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर वाली साइड से एग्जिट करेगा, है ना। तो यहाँ पर यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर हमारे इस इंक्लाइन प्लेन का जो इफेक्टिव एरिया वो कौन सा होगा, आप कहेंगे ये वाला जो हिस्सा है वो इफेक्टिव एरिया होगा, जबकि एक्स डायरेक्शन में हमारा जो इफेक्टिव एरिया है वो ये होगा। ठीक है, इसे हम बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों ये है हमारा इंक्लाइन प्लेन और आपको इंक्लाइन प्लेन का इधर वाला जो हिस्सा है इसका एरिया आपको दिया गया है A और बाकी एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में इसका इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इफेक्टिव एरिया अपना x है एंड वाई डायरेक्शन में जो इफेक्टिव एरिया है वो है अपना y। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए हमारा जो साइन थीटा है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे साइन थीटा है वो बराबर होगा अपना x/a के बराबर होगा, जबकि अपना कोस थीटा है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे y/a के बराबर होगा। यानी कि हमारी x की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, आप कहेंगे a साइन थीटा के बराबर है और y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, आप कहेंगे a कोस थीटा के बराबर आ गई। तो यहाँ से हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है कि एक्स डायरेक्शन में हमारा जो इफेक्टिव एरिया है उसकी वैल्यू है x = a साइन थीटा एंड वाई डायरेक्शन में हमारा जो इफेक्टिव एरिया है उसकी वैल्यू है a कोस थीटा। ठीक है, इसको आप 2D में देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा एंड 3D में देखेंगे तो आपको इंक्लाइन प्लेन कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको बेसिक कंसेप्ट है उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों हमारे पास में कोई एक r रेडियस का हेमिस्फेयर है और उस हेमिस्फेयर के इधर वाली तरफ कोई एक चार्ज हमने +Q रख दिया
और आपसे पूछ लिया जाए कि इस हेमिस्फेयर में से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा जो हेमिस्फेयर है उसका जो कर्व्ड पोर्शन है उसमें से जो इंटर होने वाला जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स यहाँ से इंटर होगा वही फ्लक्स हमारे इस वाले हिस्से से यहाँ से एग्जिट करेगा, वही करेगा ना। तो यहाँ पर इस हेमिस्फेयर के लिए जो इफेक्टिव एरिया है वो कौन सा होगा, इसके लिए हमारा जो इफेक्टिव एरिया ये वाला होगा, है ना, क्योंकि इसी एरिया से जितना फ्लक्स एग्जिट हो रहा है उतना ही फ्लक्स हमारा यहाँ से इंटर करेगा। तो इसका इफेक्टिव एरिया बताइए किसके बराबर होगा। तो हम जानते हैं किसी भी हेमिस्फेयर के अंदर ये वाला जो हिस्सा है उसका एरिया किसके बराबर होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये अपना हेमिस्फेयर के लिए इफेक्टिव एरिया आ गया। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।